अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी आपको होगा ये कि फटाफट नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और ज़ाहिर है कि उसके साथ आपको पता लग जाएगा कि जी नई वीडियो अपलोड हो गई है। लेकिन हम पहले चलते हैं न्यूज़ की तरफ और आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की। और भारत की बात करें तो हम आपको ये बताते चलें कि जी कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 तक। जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन 2 से ढाई साल के बाद इस वक़्त 2024 चल रहा है, 25, 26 और फिर 27। जी हाँ, 2027 तक कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे भारत जो है वो हमें दिखाई देगा। और यकीनन ये एक जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है, ख़ास तौर पे जितने भारतीय हैं उनके लिए भी। लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी एक अच्छी खबर है कि एक और जो है देश जो है, एक और कंट्री जो है भारत या इंडिया जो है वो एक बहुत मज़बूत तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान में जी जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के लोग या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक की का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा, यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हों। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है, उनको उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, वो जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर दर सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं नहीं ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है, कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही 70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं, जाहिर जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं, उनको लाया जाएगा, उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है, नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने। और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे।
लेंगे, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा, जो इमरान खान ने बेची थी। लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया, ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे वैसे बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची, और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में, कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। फिर जाहिर है जो छोटी पार्टी जिनके साथ आके मिलेंगी उनसे भी कहा जाएगा कि आइए आइए और बिल्कुल आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो हम आपको देंगे, ताकि कुछ दिन के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, 1 डेढ़ 2 साल के लिए सही, लेकिन गवर्नमेंट चल सके। और इसी तरीके से खर्चे जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगे। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बाथरूम बनवा रहे होंगे, तो कभी सिटिंग एरिया को सही करवा रहे होंगे, और कभी कुछ तमाशे चल रहे होंगे। खर्चे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और आम पब्लिक जो है उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत है, भारत की तरफ हम देखते हैं तो पता लगता है कि जी 2027 तक वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर्स को देख लीजिए, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, वो आपको इंतहाई सादा दिखाई देंगे, सीधे साधे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, कोई सूट, कोई इनके महंगे महंगे टाई, और कौन कौन सी कंपनीज जिनके तो मुझे नाम भी नहीं आते, अमेरिका और स्विट्जरलैंड और कहाँ कहाँ के जो है वो चीजें पहन के खड़े होते हैं। मरियम नवाज आएंगी, मरियम नवाज आएंगी जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और उसके बाद उनकी ज्वेलरी और उनके ड्रेसेस और वो सब कुछ देखने वाला होगा। यानी कि एक एक दिन के जो उनके ड्रेसेस होंगे वो लाखों में नहीं, मेरे ख्याल करोड़ों में चले जाएंगे, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब के पास जितना पैसा है, कहा जाता है इतना पैसा नवाज शरीफ साहब के पास है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा। तो बिल्कुल अब वो उस पैसे को दिखाएं कहाँ। तो बिल्कुल अब जब मरियम नवाज आएंगी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन के, उसके बाद उनके ड्रेसेस देखने वाले होंगे। इससे पहले आपने हिना रब्बानी खर को देखा ही है, जो फॉरेन मिनिस्टर बनी थी पीपल्स पार्टी की। खैर वो बड़ी फेमस है इंडिया में, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनके हैंड बैग फेमस है कि जितने महंगे महंगे हैंड बैग वो लेती थी, मेरे ख्याल है वो देखकर IMF को, पाकिस्तान को हरगिज लोन नहीं देना चाहिए कि जहाँ के मिनिस्टर्स, जहाँ के पॉलिटिशियंस लाखों के हैंडबैग यूज करते हैं एक दिन में, तो उन लोगों को भला पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन IMF वाले मुझे लगता है या तो पाकिस्तान की तरफ देखते नहीं है, या ज्यादा बिजी है, या उनको समझ नहीं आती कि ये इतने इतने लाखों के ब्रांडेड बैग्स और जूते पहन के जो लोग घूमते हैं उनको भला लोन मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे सारी नौटंकियां चलती हैं और यही चलती रहेंगी। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि फिर इनके विजिट शुरू होंगे, फिर ये कभी एक कंट्री में जा रहे होंगे, कभी दूसरी कंट्री में जा रहे होंगे, कभी कहीं जा रहे होंगे पाकिस्तान के हालात बताने, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान के हालात नहीं बताएंगे। इमरान खान जेल में है, अभी तक जेल में ही है। इमरान खान की बहन अलीमा खान जो है वो रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी करती पाई गई। उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है आजकल सोशल मीडिया पर, जिसमें वो उनसे पूछ रहा है रिपोर्टर के जी आप ने आपके यानी जो आपके भाई साहब हैं, उन्होंने तो पहले ये कहा था कि अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट गिराई है, अब अमेरिका से ही कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट वापस ले आओ। तो उसके ऊपर अलीमा खान जो है वो बड़ी गुस्से हो गई हैं और रिपोर्टर से कह रही है कि जो माइक पकड़ लेता है वो यहाँ पे जर्नलिस्ट बन जाता है। तो इस किस्म की बातें जो है वो अलीमा खान साहिबा कहती दिखाई दे रही हैं। तो फिर अगर ऐसा ही है तो क्या आपको वो जो रिपोर्टर था उसकी बात बहुत बुरी लगी है और आपको लग रहा है कि उन रिपोर्टर साहब को ये नहीं पूछना चाहिए था, आपने उनके फौरन ही जर्नलिज्म के ऊपर सवाल उठा दिया, तो फिर इसका मतलब ये कि अब जितने भी लोग अलीमा खान या किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन के रिलेटिव से बात करने के लिए जाए, वो साथ में अपनी डिग्री भी लेकर जाए कि ये देखिए, जैसे मैं जाऊं तो मैं उन्हें अपनी मास्टर्स की डिग्री भी दिखाऊं और ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिखाऊं, और दोनों जर्नलिज्म में ये भी मेरे पास है। तो फिर तभी वो जवाब देंगी, वरना नहीं देंगी। लेकिन उसके साथ जाहिर है वो गुस्से में आ गई, और रिपोर्टर जो थे उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था, और उसके लिए यकीनन उनकी तारीफ होनी चाहिए। और इसी तरह के जर्नलिस्ट और इसी तरह के रिपोर्टर्स की पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन भारत अलीमा खान ने बता दिया कि वो जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके पास जवाब था ही नहीं। कि एक तरफ तो उनके भाई ये इल्जाम लगाते हैं कि जी अमेरिका ने जो है वो मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, और दूसरी तरफ वो उसी अमेरिका के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि उन्हें वापस ले आया जाए। कई लोगों का ये भी कहना है, एक खबर ये भी चल रही थी, कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल इमरान खान जेल में बैठ के लूडो खेल रहे हैं, और अभी तक लूडो खेलते उन्होंने तकरीबन 84 कैदी जो है उनको हरा दिया है। तो जी अब बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं खान साहब,
لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت بہرحال مینڈیٹ عمران خان کا تھا. عمران خان اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آ گئے, تو عمران خان کو گورنمنٹ بنانے دینا چاہیے تھا. لیکن جیسے کہ یہاں پر ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ہوگا وہی جو راول پنڈی سے فیصلہ ہوگا وہی جو بھائی لوگ چاہیں گے, تو بالکل وہی ہوا. اور اس کے بعد آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کو سامنے لایا گیا, اور ان سے کہہ کے اور جو کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی تیاری ہو گئی ہے. مگر نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا؟ کیا نواز شریف صاحب پاکستان میں ہی رہیں گے, یا نواز شریف صاحب بھی اب اپنا بیگ پیک کریں گے اور دوبارہ لندن یاترا پہ چلے جائیں گے؟ بات ہم کریں گے ایک بار پھر, یاترا سے مجھے یاد آیا, بات ہم کریں گے ایک بار پھر راہل گاندھی کی. جی ہاں, راہل گاندھی جی ویسے تو خیر پاکستان میں بہت سے لوگوں کو پسند بھی ہیں وہ, لیکن یہ کہ عجیب سی اپنی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کافی وہ چرچا میں رہتے ہیں. اور ابھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو چل رہی ہے ایشوریہ رائے اور امیتابھ بچن جی کو لے کر, یقیناً اس پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. بہت ہی ایک غلط قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ بار بار انہوں نے ایشوریہ رائے کا نام لیا, بار بار انہوں نے بچن صاحب کا نام لیا, جو کہ کہیں سے بھی مناسب نہیں تھا. اور میرا خیال ہے کہ راہل گاندھی جی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ پولیٹیشین جو ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے, الیکشن سے پہلے تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی بات کہتے ہوئے ان کو ذرا سی بھی جو ہے وہ شرم نہیں آتی اور نہ ہی رکتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ کہ ان کے تو بہت زیادہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں, بہت سے سیکرٹری ہوتے ہیں جو ان کو لکھ کر دیتے ہیں. ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, انہوں نے خود تو نہیں بولنا ہوتا, تو آخر ان کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ سر آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ آئندہ مت کریں. اس لیے کہ راہل گاندھی جی کا جو کلپ چل رہا ہے اس میں ایک کلپ نہیں ہے, کئی کلپس ہیں, اور اس میں سب جگہ پہ وہ ایشوریہ رائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے. اس میں ایک طرف ایشوریہ رائے ناچتی ہوئی دکھے گی, ادھر دیکھو وہ دیکھ ایشوریہ رائے امیتابھ بچن ناچتے ہوئے دکھ جائیں گے, ڈانس کرتے ہوئے. دیکھو ایشوریہ رائے نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کبھی جیب کترے نے یہ تو نہیں کہا بھیا اپنی پاکٹ کو دیکھو, اپنے بٹوے کو دیکھو, کبھی نہیں کہے گا. کہے گا دیکھو ادھر دیکھو ایشوریہ رائے کی اور دیکھو. آپ ایشوریہ رائے جی کی بات کرتے ہو. جی, اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ امیتابھ بچن جی جو ہیں وہ راہل گاندھی کے جو فادر تھے ان کے ساتھ کیبنٹ میں رہ بھی چکے ہیں, ان کے دوست بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. اس کے بعد شرم بھی نہیں آ رہی کہ جی ایک کہنا چاہیے کہ امیتابھ بچن کی بہو ہیں. اگر بہو نہ بھی ہوتی, میں کہتی ہوں ویسے ہی کوئی ہوتی, اب بہو نہ ہوتی ویسے ہی کوئی انڈین فیمیل ہوتی, انڈین جیسے کہتے ہیں انڈین ناری ہوتی, انڈین ایکٹریس ہیں, وہ بہت اچھی. تو وہ مطلب صرف انڈین ایک فیمیل ہونے کی حیثیت سے بھی اس قسم کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یقیناً ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, اور راہل گاندھی کو یقیناً اب سوری کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ امیتابھ بچن جی اور ان کے فادر راجیو گاندھی کے بیچ میں کافی پہلے دوستی بھی رہی ہے, اور دونوں ساتھ میں جو ہے وہ ہمیں پکچرز بھی ساتھ دکھائی دیتی ہیں. ساتھ ہی امیتابھ جب پالیٹکس میں تھے تب بھی میرے خیال ہے ان کی پارٹی کی طرف سے ہی شاید الیکشن لڑتے ہوئے, اس کا مجھے اتنا ایگزیکٹ پتہ نہیں کہ بی جے پی میں تھے یا کانگریس میں تھے, لیکن میرے خیال ہے کانگریس میں ہی ہوں گے, جبھی تو راجیو گاندھی جی کے ساتھ تھے. کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے تو ونود کھنہ جی جو ہیں وہ بی جے پی میں تھے, کیونکہ ونود کھنہ جی مجھے میرے بڑے فیوریٹ رہے ہمیشہ سے, تو ان کا میں نے دیکھا تھا. لیکن خیر یہ بھی میرے خیال ہے کانگریس میں یا اس میں رہے ہیں, لیکن نہ بھی اگر رہے ہوں, لیکن ان کے فادر کے دوست ضرور تھے, اتنا ضرور میں کنفرم کر سکتی ہوں. لیکن اس کے بعد اٹھ کر کسی کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا, اور ایک بار نہیں کئی بار دینا, ان کے گھر میں کوئی منع نہیں کرتا, ان کے آفس میں کوئی منع نہیں کرتا, ان کے سیکرٹری کچھ نہیں کہتے, ان کے ایڈوائزرز کچھ نہیں کہتے. بہت عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عجیب باتیں کرتے ہیں, لیکن کہا تو یہی جاتا ہے کہ جو بڑے پولیٹیشین ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت پیسہ ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اور اس قسم کے لوگ جو پی ایم بننے کی کوشش کر رہے ہو, پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو, تو ان کے جو آفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو کچھ نہ کچھ بتاتے ہی ہوں گے نا کہ سر آپ نے یہ بات کرنی ہے, آپ نے یہ نہیں کرنی ہے, آپ نے فلاں جگہ غلط بات کر دی. میرے خیال ایسا ہونا چاہیے. لیکن خیر آئی ڈونٹ نو کہ اب اس پہ یہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں. ویسے جس طرح کے یہ ہیں مجھے لگتا تو نہیں کہ معافی مانگیں گے, اور ویسے بھی ہم معافی مانگ کے کیا ہو جائے گا. ابھی آپ کو جو میں نے کلپ دکھائے وہ ایک نہیں تھے, کئی کلپس تھے, اس کا مطلب ہے کئی بار وہ یہ بات کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک ان کو شرمندگی نہیں ہے. خیر ہم آگے بڑھیں, اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ جو میں سادگی کی بات کر رہی تھی, تو ہمارے یہاں یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ جی جو انڈین پارلیمنٹ ہے یا انڈین پرائم منسٹر بھی جو ہے نا, وہ بہت سادہ سے ڈریسز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, سادہ طریقے سے آ جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ پاکستان جو کہ مسلسل قرضوں کے اوپر چل رہا ہے, مسلسل لون مانگتا پھر رہا ہے پوری دنیا سے,
उनके मिनिस्टर्स और उनके प्राइम मिनिस्टर आपको हमेशा बड़े सूटेड बूटेड दिखाई देंगे, और यही वजह है शायद हमारी कि हम लोग जो हैं हमारा इस वक्त ये हाल है। और भारत को अगर हम देखें तो भारत हमसे कहीं आगे है, और हम उम्मीद करते हैं, हम मतलब जितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो जिन्हें प्रो इंडिया कहा जाता है, जिनके बारे में लोग ट्विटर पे भी उल्टा सीधा लिखते हैं कि जी बोलते हैं जी तुम तो भारत ही चले जाओ, बल्कि वो क्या टीवी चैनल्स पे भी जाके बोल देते हैं लोग कि तुम तो वहीं चली जाओ। तो हम वहीं चले जाएं के लिए हम बात नहीं कर रहे होते, हम इसलिए बात कर रहे होते हैं कि हम भी कुछ बेहतर हो जाएं, हमारी भी कोई इज्जत हो जाए, हमारे पासपोर्ट को देख के भी लोग ये ना कहें कि किधर से आ गए और निकलो इधर से। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एक्टिविस्ट बात करते हैं। अब जिनको बुरी लगती है तो लगा करें सानू की। खैर हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, हम आपके साथ और न्यूज भी शेयर करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैं चलती हूँ इसलिए कि मेरा ख्याल है मिठाई खत्म हो जाएगी जो IMF के लोन की वजह से सब में बांटी जा रही है। मैंने कहा था मुझे भी 2 लड्डू भेज दें, इसलिए कि पाकिस्तान में यही हाल है। अगर हमारे यहाँ कोई लोन अप्रूव होता है तो उसके साथ ही जो है, आपको याद होगा कि इसाक डार साहब जो पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी, और उनसे पहले वाले भी तरीन साहब जो थे, शौकत तरीन, उन्होंने भी रात को, आधी रात को, रात के 3 बजे उन्होंने ट्विटर पे मुबारकबाद लिख दी थी जब पाकिस्तान को IMF का लोन मिलने जा रहा था, और उन्होंने अप्रूव कर दिया था, क्योंकि जाहिर है आवर्स का डिफरेंस है, तो वहां पे दिन होता है अमेरिका में, तो हमारे यहाँ रात होती है। तो उन्होंने जी अपने यहाँ सुबह के टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था, और ट्विटर पे जो थे शौकत तरीन साहब जो है उन्होंने ये बड़ी बड़ी ट्वीट्स लगाई थी, और इसी तरीके से इसाक डार साहब भी मुबारकबादियां दे रहे थे आधी रात को कि जी IMF का लोन पास हो गया है। वैसे तो लोन लेने से और कर्जा उठाने से और भीख मांगने से और डोनेशन लेने से नॉर्मली लोगों को शर्म आती है, लोगों को बुरा लगता है अगर कोई ये कहे कि जी मेरा घर है या मेरा मुल्क जो है वो कर्जों पे और डोनेशंस पे चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहां पर लोन मिलने पे मुबारकबाद दी जाती है, जहां पर कोई डोनेशन दे दे, चावल के थैले जो वो इमरान खान साहब लेकर आए थे, उसके बाद मुबारकबादियां दी गई थी कि जी मुबारक हो खान साहब जो हैं सऊदी अरब से चावल लेकर आ गए। और जहां पे लोगों की यह हालत हो कि आटे की लाइन लगा करती थी, और उसके बाद लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हम हो गए हैं ढीठ, हम हो गए हैं बेशरम, हमें अब इन चीजों पे शर्म नहीं आती। लेकिन ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको शर्म नहीं आती, आम पब्लिक को यकीनन शर्म आती है। हम यकीनन चाहते हैं कि पाकिस्तान की कुछ इज्जत हो, पाकिस्तान का कुछ नाम हो, पाकिस्तान अपनी रेपुटेशन को ठीक करे। हाँ, हमारे पास एटम बम के बनाने के पैसे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के पैसे हैं, क्योंकि वो हमने भारत से भी ज्यादा बना रखे हैं। जितने भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब पता नहीं ये पब्लिक को न्यूक्लियर वेपन्स खिलाने वाले हैं या क्या करने वाले, लेकिन वो पैसा जो आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगा रहे हैं, वही पैसे से आप कम से कम कंट्री के अंदर कोई काम कर दें, लोगों को कोई खाना दे दें, लोगों के मेडिसिन का बंदोबस्त कर दें तो बेहतर होगा। इस वक्त भी गवर्नमेंट ने जो है एक बड़ा नंबर जो है वो मेडिसिन का उसके दाम बढ़ा दिए। कह तो ये रहते कि जी 450 मेडिसिन हैं जिनके दाम बढ़ने की बारी आई थी, लेकिन क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका दिल बहुत ही नाजुक है, वो बहुत ही जल्दी परेशान हो जाते हैं आम पब्लिक के लिए, इसलिए उन्होंने वो नंबर घटा के सिर्फ 250 मेडिसिन ऐसी हैं, यानी 250 मेडिसिन ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ाए, और जिनके दाम नहीं बढ़ाए या जिनके रेट नहीं बढ़ाए हैं जिन मेडिसिन के, उनके लिए उन्होंने उन कंपनीज के ऊपर छोड़ दिया है कि जो कंपनीज वो मेडिसिन बनाती हैं उनको कह दिया कि जी जब तुम्हारा दिल करे तब तुम प्राइस बढ़ा देना। तो ये तो हाल है यहाँ पे। लेकिन क्या करें जी, हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी स्टैब्लिशमेंट और हमारी एजेंसीज और हमारे भाई लोग और हमारी स्टैब्लिशमेंट, सभी लोग ऐसे हैं पॉलिसी मेकर्स जिनके पास पैसा बहुत है, जिनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, जिनके बच्चे यहाँ नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज और पैसा यहाँ नहीं है, तो इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर रहते हैं हमारे जैसे लोग जिनकी ना तो प्रॉपर्टीज बाहर है ना कोई फैमिली बाहर है, जो यहीं पे रहते हैं, यहीं पैदा होते हैं और यहीं पे मर जाने के लिए बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल इसलिए इन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता। तो अगर कोई ये कहे कि जी पाकिस्तान बदल जाएगा, पाकिस्तान कमाने लगेगा, पाकिस्तान को शर्म आएगी, हम ट्रेड ओपन करेंगे, हम फैक्ट्रीज ओपन करेंगे, हम खुद काम करेंगे, तो ये मेरे ख्याल है एक दीवाने का ख्वाब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।